तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आईसर का हमारा 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था केमिस्ट्री का वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन K4FeCN6 एंड द हाफ H2O2। तो इन दोनों की जब रिएक्शंस होती है तो ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं H2O2 जो है हमारा पास वो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है। तो इस रिएक्शन के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। एंड आपको पता होना चाहिए कि ये दो अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग रिएक्शन देता है। एसिडिक मीडियम में अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अलग रिएक्शन होती है और उसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बेसिक मीडियम में भी अलग रिएक्शन होगी। तो ये दोनों मीडियम में देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में भी और रिड्यूसिंग के केस में भी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो H2O2 है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और इस वाली रिएक्शंस के अंदर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, देखते हैं कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो वो अपने आप को किस तरीके से रिड्यूस कर सकता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। H2O2 यहाँ ऑक्सीजन -1 स्टेट में रहता है, किस तरीके से, यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, इन दोनों के बीच में 0 0 रहेगा क्योंकि कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 0 है। -1 एंड +1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पे ओवरऑल जो चार्ज आ रहा है वो -1 है। तो इस तरीके से यहाँ पे -1 था। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो खुद को रिड्यूस करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा वाटर के अंदर। तो यहाँ पे इसका -2 चला जाता है जैसे कि खुद को रिड्यूस किया है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, रिएक्शन होती है किसकी, जब ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, सॉरी मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जब काम करता है तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। खुद को ऑक्सीडाइज किस तरीके से करेगा, पहले तो H2O तो बनाएगा। ठीक है, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन चली जाती है ये। तो यहाँ पे O2 बन जाता है, मतलब -1 से अपने आप को 0 में लेके आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। तो आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा कि जब ये H2O बना रहा है, यहाँ पर भी H2O बनाया था, बट हुआ ये कि जो हमारे पास H2O बना वो बेसिक मीडियम होने के कारण जो KOH होता है वो इसका क्या कर लेगा, H खींच लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का H क्या हुआ, चला गया। ठीक है, इसके साथ H बेस के साथ। तो यहाँ पे OH माइनस आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ हुआ ये कि H2O2 क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, बट होगा ये जब एसिडिक मीडियम है यहाँ पे तो वो H+ की फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, बेस के केस में मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के केस में एज अ बेस काम कर रहा है। ठीक है, H2O2। एंड यहाँ पे जो OH माइनस है वो क्या कर रहा है, बेसिकली मेंटेन कर दे रहा है इस H को। जब H था यहाँ पे, जैसे कि मान लिया यहाँ पे 2H+ आया। ठीक है, और यहाँ पे दो OH माइनस भी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा उसका। तो वाटर यहाँ पे आके जुड़ गया। समझ में आया ये चीज कि ऊपर वाली रिएक्शन में वाटर नहीं है, नीचे वाली रिएक्शन में वाटर है। क्यों है, उसका कारण आपको समझ में आएगा कि जो 2H+ निकल रहा था वो इस OH माइनस के साथ कंबाइन हो गया बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो वहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से। तो आप इसको इस सीक्वेंस में ही याद करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं कि बोला जा रहा है कि यहाँ पे K4FeCN6 है और वो H2O2 के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो K4FeCN6 है, ठीक है, इसमें जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वो जब एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मीडियम चेक करेंगे। मीडियम क्या आंसर है, अपने पास एक्वस सॉल्यूशन का मीडियम है तो आपको उसको थोड़ा स्लाइटली एसिडिक कंसीडर करके चलना है। क्यों, क्योंकि H2O2 जो होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, इसकी पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो ये 3 से 4 या 5 के बीच में लाई करता है लगभग इसकी पीएच। ठीक है, तो ये वीक एसिड है। ठीक है, H2O2 तो थोड़ा सा एसिडिक मीडियम होता है इसका। तो आपको पता चलेगा कि जब +2 से किस में चला जाएगा, आयरन +3 में चला जाएगा। ठीक है, +3 में चला गया और खुद को रिड्यूस कर लेगा क्योंकि एसिडिक मीडियम है। ठीक है, तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और एसिडिक मीडियम भी है। तो दोनों को हम लोगों ने जब पढ़ा था तो ये अपने आप को वाटर में रिड्यूस कर लेगा इस तरीके से। ठीक है,
तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। में एक और प्रॉब्लम एक्चुअल है। जैसा मैं समझ रहा था क्वेश्चन वैसा नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जो हमें के फोर एफिशिएंसी दे रखा है और यहाँ पे हाफ एच टू गिवन है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में बैलेंसिंग का है। ठीक है, प्रेस करेगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Ke3Fe ठीक है 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे आयरन किस में चला गया, +3 में चला गया क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो H2O2। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब इसने यहाँ पे हाफ H2O दिया ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है एक्चुअल में। हाफ H2O जैसे ही दिया तो हम लोग अब हाफ H2O से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते बैलेंसिंग के अंदर। ठीक है, जब हम लोगों ने यहाँ पे एक के यूज़ कर लिया, 3 के यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं, तो एक के यहाँ आएगा ऑफ कोर्स। और यहाँ पे H2O2 जब रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है OH माइनस बनेगा, यहाँ पे OH माइनस चला जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है। यानी कि बेसिकली मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये एक्चुअल में इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। यदि समझ रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि यार बेसिकली कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हाफ H2O नहीं मतलब हाफ H2O2 नहीं गिवन होता तो हमारा पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। बट यहाँ पे हाफ H2O2 गिवन है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप हाफ H2O2 यूज़ नहीं कर रहे होते तो आप उसको स्लाइटली बेसिक मीडियम कंसिडर कर रहे होते। बट क्वेश्चन वाले ने कंसिडर किया है बेसिक मीडियम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे OH बन रहा है, OH माइनस। ठीक है, तो ऑक्सीडेंट तो था ही H2O2, तो इन दोनों में से बनना तो एक ही था। ठीक है, बट उसने कंसिडर क्या किया है, बेसिक मीडियम कंसिडर किया है, जबकि हम लोग एसिडिक मीडियम से आंसर करना चाह रहे थे पहले। ठीक है, तो ये चीज़ आप सुधार कर लेना अपने आंसर इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, पूछा जा रहा है कि कलरलेस कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला दे रखा है हम लोगों को। M इज अ 3D ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, एंड करेक्ट बताना है हमें ग्राउंड स्टेट में डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दे रखी T2GeG की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि अ, जो कलरलेस कंपाउंड होता है वो क्या होगा, इसमें नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, वो एक तरीके का क्या है हमारे पास बेसिकली कलरलेस कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले नीचे T2G लेवल्स आती है 3। ठीक है, फिर EG लेवल्स आती है 2। ठीक है, तो EG एंड T2G इस तरीके से चलता है हमारे पास। ठीक है, एंड जो G होता है वो ग्रेड को बताता है। जी रेड मतलब क्या होता है, सिमेट्री। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल्स करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे की तरफ 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं हम लोगों को ऑलरेडी। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं भर रहा हूँ, मैं जो चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग भर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 इसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन गिवन है एंड इसमें 6 इलेक्ट्रॉन गिवन है T2G के अंदर। ठीक है, ये T2G लेवल्स है और ये EG लेवल है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, या ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नीचे की तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भर दिए मैंने, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पूछा जा रहा है कि कलरलेस कौन सा होता है। कलरलेस वो जो होगा जो कि क्या होगा, हमारे पास पेयर्ड है। ठीक है, सारे के सारे, तो एक तो ये पेयर्ड है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा कार्बन कंपाउंड से रहने वाला है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द C60 जो फुलरेंस होता है, मतलब एक फुलरेंस का एक टाइप है C60। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल तो मेडिसिन बनाने में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है,
पूछा जा रहा है कि इसमें अच्छा देखिए, जो C60 होता है एकदम फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 5 मेंबर रिंग्स के बारे में और 6 मेंबर रिंग्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 5 मेंबर रिंग्स कितनी होती है, 6 मेंबर रिंग्स कितनी होती है। फुल रिंग्स के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए आप लोगों को। चलिए बात करते हैं हम लोग C60 की, ठीक है। जो C60 होता है वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है, कि जिसको फुल रेंज बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, बकमिंस्टर फुल रेंज। तो इसमें 60 कार्बन्स होते हैं, पहली चीज़ तो, ठीक है। 60 कार्बन्स, क्या बात बताइए मैं है ना। और इसमें जो 5 मेंबर्स रिंग्स होती है, हाँ, वो कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो 6 मेंबर रिंग्स होती है वो 20 होती है, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर आप लोगों को पाई बॉन्ड्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड्स भी देखने को मिलते हैं। और वो पाई बॉन्ड्स कितने होंगे आप देख के बता सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो आप इस डायग्राम में जब फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर 2 कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड आपको नजर आएगा। मैं ऐसे कितने पेयर बना सकता हूँ यहाँ पे, जितने नंबर ऑफ कार्बन है डिवाइड बाई 2, उतने पेयर्स बनेंगे, राइट। तो देखिए, हर दो दो कार्बन का अगर आप पेयर बनाते जाएंगे तो आपको कितने पाई बॉन्ड मिल जाएंगे आप लोगों को, 60/2 यानी कि 30 पाई बॉन्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ पूछी जा रही है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 5 मेंबर रिंग्स आर फ्यूज्ड विद 6 मेंबर रिंग्स ओनली। कि मैं एक 5 मेंबर के रिंग बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 5 मेंबर के रिंग कुछ इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास रिंग नजर आ रही है आपको, 5 मेंबर रिंग्स है, और ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग्स है चारों तरफ, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ में आएगा जो 5 मेंबर रिंग्स हैं वो 6 मेंबर रिंग्स को सराउंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आएगा कि 5 मेंबर रिंग्स आर फ्यूज्ड विद 6 मेंबर रिंग्स ओनली। क्या ये 6 मेंबर रिंग्स के साथ ही फ्यूज्ड है? बिल्कुल सही है, ठीक है। 6 मेंबर रिंग्स आर फ्यूज्ड विद 5 मेंबर रिंग्स ओनली। क्या ये सिर्फ 5 मेंबर रिंग से ही फ्यूज्ड है? नहीं, ये 6 मेंबर रिंग के साथ भी फ्यूज्ड है, ठीक है। बगल में 6 मेंबर रिंग भी दिख रही होगी आप लोगों को, तो ये तो गलत हो गया। 6 मेंबर रिंग्स आर फ्यूज्ड विद 6 मेंबर रिंग्स ओनली। क्या ये सिर्फ 6 मेंबर रिंग के साथ फ्यूज्ड है बगल वाली के? नहीं, 5 मेंबर के साथ भी फ्यूज्ड है, तो ये भी गलत हो गया। पूछा जा रहा है 5 मेंबर रिंग्स आर फ्यूज्ड विद बोथ 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग्स। क्या 5 मेंबर वाला 6 मेंबर के साथ फ्यूज्ड है? बिल्कुल है। क्या 5 वाला 5 के साथ फ्यूज्ड है क्या? नहीं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे पास रहने वाले टेबल में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहली चीज़ तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो एनर्जी जैसे कि I3 से I4 जा रहा है, और यहाँ पे IE4 से I5 जा रहा है, तो ये इतना एनर्जी का गैप क्यों आ रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप कब कब आता है? जब हम लोग P3 P6 H स्क्वायर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, तब ये एनर्जी गैप ज़्यादा आता है, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ हाफ फिल्ड या फिर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाता है, ठीक है, तब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। आयनाइज करने की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ चलो फटाफट से कि एच स्क्वायर मान लेते हैं, ये S1, ये H2, P1, ठीक है, P2, P3, P4, P5 मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अ, ये 6 है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे I3 से I4 पे जाने पे लार्ज चेंज नज़र आ रहा है,
और यहाँ इस वाले में फोर्थ से फिफ्थ जाने पर ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे चेंज ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। फोर्थ, थर्ड से फोर्थ जाने पे मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ थोड़ा सा। तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को एक चीज़ पता चलेगी कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है, 1 3 और 4 है, ठीक है, पहले वाले में। तो मैं सबसे पहले तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है पी के अंदर, ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, पी का तो बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है वो। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास पी के अंदर, मान लेते हैं पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे पी के अंदर पहले से ऐसी नहीं है कि बात, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक मान लेते हैं पी के अंदर, ठीक है। एक बार मान लेते हैं 3 है, तो वो कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। और अगर मान लेते 4 है तो वो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे थर्ड ट्रांजिशन में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो मैंने पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूदाया, तो IE1 लगा। यहाँ से यहाँ कूदाया, IE2 लगा। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकाला थर्ड वाला, IE3 लगा, ठीक है। तो IE3 के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है क्या? नहीं। क्या मुझे IE4 के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? बिल्कुल सही। तो मेरा जो IE4 है वो इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो S2 के अंदर आ रहा है। समझ में आया ये चीज़? क्योंकि S2 क्या है, फुल्ली फिल्ड है। तो IE4 मतलब S2 के अंदर से मुझे जब इलेक्ट्रॉन्स निकालने रहेंगे तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब पहला हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि सेकंड क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाले ट्रांजिशन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो मतलब इसके जस्ट बाद वाला होगा। यहाँ से मान लीजिए मैं बात करता हूँ, यहाँ से मैंने IE1 दिया पहले, फिर मैंने IE2 दिया, इसमें भी एनर्जी कम रिक्वायर्ड है। फिर IE3 दिया, इसमें भी एनर्जी कम रिक्वायर्ड है। IE4 दिया, इसमें भी एनर्जी कम रिक्वायर्ड है। जैसे ही मैं इससे इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा, इससे S2 से मुझे देनी पड़ेगी IE5। एनर्जी देखिए आप, 45 से 166.7 चला गया, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया, क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन किससे निकाले हैं, S2 ऑर्बिटल से निकाला है, ठीक है। S2 ऑर्बिटल से निकाला जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इसलिए चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि पहला वाला जो था हमारा, वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, ठीक है, 3। और जो अगला वाला है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे 3 4 जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा रहने वाला है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से ही है, ठीक है। हमें एक फंक्शन दे रखा है, वेव फंक्शन फाई आर, ठीक है। फाई आर आपको समझ में आएगा कि वेव फंक्शन है एक तरह का, ठीक है। और हमें ये इक्वेशंस दे रखी है। तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो इक्वेशंस होती हैं, वो किस तरीके से रीड किया जाता है इक्वेशंस को, पहली चीज़ तो, ठीक है। कौन से वेव फंक्शंस होते हैं, मतलब उसमें एंगुलर फंक्शन कौन सा है, रेडियल फंक्शन कौन सा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। किस तरीके से देखते हैं मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। जो हमारा वेव फंक्शन होता है, वो आर थीटा और फाई तीनों पे डिपेंड करता है, या तीनों का फंक्शन होता है, ठीक है। उसमें हमें दो चीज़ देखने को मिलती है, रेडियल फंक्शन एंड द एंगुलर फंक्शन, ठीक है। जो रेडियल फंक्शन होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस से कितने दूरी पे है वो, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, यानी कि आर, ठीक है, उसको आर से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संख्या जीरो है या प्रोबेबिलिटी जीरो है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट द डिस्टेंस आर इक्वल्स टू जीरो। तो जो हमारा फाई की वैल्यू होती है, ठीक है, फाई आर वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ज़ीरो है, तो ठीक है।
तो यानी कि मतलब मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं कोई कर्व ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे हमें फाई आर जीरो दे रखा है, ठीक है। अगर अब मैं जो इसी तरह का कर्व बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये इस चीज़ को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये किसका सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे फाई आर क्या हो जा रहा है, एक बार जीरो हो जा रहा है, ठीक है, फाई आर क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो यानी कि ये जो पॉइंट होगा हमारा, उसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि फाई ऑफ जो भी इस पे मान लीजिए ये रेडियस आर मान लेते हैं, आर बाई ए नोट जो भी दे रखा है हमें यहाँ पे, ठीक है, रेडियस, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास, मान लीजिए ये किसी एक्स वैल्यू के लिए हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू आर बाई ए नोट के लिए, तो यहाँ पे जब आप फाई ऑफ एक्स पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, यहाँ पे करने पे जीरो आ जानी चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आएगी क्योंकि इक्वेशंस अपन ने पढ़ी है, क्वाड्रेटिक है सब, ठीक है। सेम उसी तरीके से ये भी चीज़ काम करती है, ठीक है। चलिए बात बात करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए फाई और थीटा क्यों नहीं यूज़ किया गया है। देखिए फाई और थीटा तब यूज़ किया जाता है जैसे कि मान लीजिए एस ऑर्बिटल है हमारे पास, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है पूरी तरीके से, ठीक है। इसमें कहीं भी आप कहीं भी किसी भी डिस्टेंस पे ले जाइए, किसी भी एंगल पे चले जाइए, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप हम लोगों को सिर्फ आर ऑर्बिटल ही सॉरी आर ही डिफाइन करना पड़ रहा है, बट जैसे कि मान लीजिए पी में पी ऑर्बिटल्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जाने पे अलग प्रोबेबिलिटी है, और वाई एक्सिस पे जाने पे प्रोबेबिलिटी ही अलग चेंज हो जा रही है, ठीक है। वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी अलग है, जेड एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी अलग है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे थीटा और फाई डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है हम लोगों को, ठीक है। थीटा और फाई दो एंगल्स हैं, ठीक है, वाई और जेड एक्सिस के साथ, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है हमारे पास, ठीक है, तो उससे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इस चीज़ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं अभी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इस कंसेप्ट का, कि जहाँ पे ये ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे ज़ीरो हो रहा है बेसिकली वहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, एक नोड होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं नोड, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में हमें रेडियल फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन है हमें उसकी जो नोड आ रहा है, ठीक है, नोड जहाँ पे मतलब फाई ऑफ आर क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो वो किस इंटरवल में हो जा रहा है, जब आर बाय ए नोट क्या है, जीरो से पाँच के बीच में है, जीरो से पाँच के बीच में है, तब ये चीज़ जीरो हो जा रही है, ठीक है। वो जीरो से पाँच के बीच में कुछ भी हो सकता है, हमें अभी पता नहीं है क्या है, हमें सिर्फ एज्यूम करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पहले इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इस चीज़ को देखेंगे हम लोग, और इस चीज़ को यहाँ पे देखना है, और इस चीज़ को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा, तो यहाँ पे आर बाई ए नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइव आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आर हमें गिवन नहीं है, ठीक है, आर हमें गिवन नहीं है, तो मतलब ये कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो यानी कि ऑप्शन तो पहले ही कट गया, क्योंकि ये आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, आर पे एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है, बट कभी भी ये फंक्शन जीरो नहीं हो सकता, इसका कोई नोड नहीं आएगा, ठीक है। इस वाले फंक्शन का नोड आएगा, आर बाय ए नोड कब हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा तब इसका नोड आएगा, ठीक है। इस वाले फंक्शन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू आएगा, आर बाय ए नोट इक्वल्स टू टू, ठीक है, ये इस वाले फंक्शन से इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, टू आर स्क्वायर बाय नाइन ए नोट स्क्वायर प्लस माइनस टू आर बाय ए नोट, ठीक है, प्लस का थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। मैं ऊपर नीचे नाइन ए नोट से इंटू कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ पर भी नाइन ए नोट स्क्वायर से इंटू कर देता ताकि ये चीज़ सॉल्व होने में इजीली हो जाए हमारे लिए। और ए नोट स्क्वायर को मैं जीरो की तरफ मल्टीप्लाई करता क्योंकि ए नोट एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास टू एटीन आर नोट, ठीक है, ए नोट, और यहाँ पे हो जाएगा ट्वेंटी सेवन ए नोट स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आर नोट के लिए, तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, प्लस का एटीन प्लस माइनस रूट अंडर रूट, ठीक है, एटीन स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई टू इंटू टू, ठीक है। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इस चीज़ की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जा रही है तो आर तो पॉसिबल ही नहीं होगा,
अगर पॉजिटिव आ जा रही है तो आर पॉसिबल होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं पहले। तो यहाँ पे जो हम 18 स्क्वायर होता है 324 होता है। जब इसको सॉल्व किया गया तो ये 216 आया, डिवाइड बाय 4। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ओवरऑल को, तो यहाँ पे आर की वैल्यू निकल के आएगी 18 प्लस माइनस, ठीक है, डिवाइड बाय 4। और यहाँ पे जब इस रूट को सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो मैं मान लेता हूँ ये लगभग 100 के बराबर है, 100 के बराबर, ठीक है। मैं इसको 100 मान लेता हूँ, रूट 100। तो इसका मैं प्लस माइनस इसको 10 मान के चल लेता हूँ, लगभग अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 28/4। एक सॉल्यूशन तो ये आ जाएगा और दूसरा चला जाएगा 8/4, यानी कि लगभग 2 के लगभग, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला सॉल्यूशन तो कट जा रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला सॉल्यूशन हमारे को इस इक्वेशन में देखने को नहीं मिल रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो सॉल्यूशन इसके आ रहे हैं, टू सॉल्यूशंस आ रहे हैं एग्जैक्ट, ठीक है। जब टू सॉल्यूशंस आ रहे हैं इस इक्वेशन के, बट यहाँ तो हमें एक ही सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। जब हमें यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, आप ये मत सोचिए कि इन्फाइनाइट पे जाके सॉल्यूशन देगा, नहीं। ऐसा नहीं कंसिडर करना है हम लोगों को। अगर वो कर रहा होता तो वो कुछ इस तरह के कर्व होता, ठीक है। इसके दो सॉल्यूशन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो दो सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, हमें यहाँ वन सॉल्यूशन मिल रहा है। जब हमें यहाँ पे वन सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी फॉर्म नहीं होगी इसके लिए, ठीक है। तो ये जो दो ऑप्शंस थे वो ऑटोमेटिकली कट हो जाते अगर आप में थोड़ा सा नॉलेज होती इस चीज़ की, ठीक है। और ये वाला चीज़ हमेशा कट हो जाता, क्यों? क्योंकि आर बाई ए नोट कभी भी जीरो पे वो क्या नहीं हो रहा है, उसकी जो नोड नहीं आ रहा है जीरो पे, ठीक है। आर बाई ए नोट की वैल्यू जीरो थी तब। तो इस इंटरवल में तो आर बाई ए नोट इक्वल्स टू पे ही ये चीज़ क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। और वो 0 से 5 के बीच में भी लाई कर रहा है, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे गिवन है इस जगह पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की है, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं और इसमें कोई दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है यार, मतलब जो है सो है, ठीक है। चलिए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। ये भी हमारा एरोमेटिक से क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है। तो जो एम है हमारे पास वो एरोमेटिक है, ठीक है। जो ये नाइट्रोजन है वो लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड नहीं है, ठीक है। लोकलाइज्ड है मतलब वो फिक्स है, रेजोनेंस में पार्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एम हमारा एरोमेटिक है, क्यों है? क्योंकि हमारे को पता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हक्कल रूल के अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, हमारे एरोमेटिक सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लोकलाइज्ड है, ठीक है, लोकलाइज्ड है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। बात करते हैं इसके ऊपर, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या, ये एरोमेटिक है? हम्म, तो ये यस, ये एरोमेटिक है, बिल्कुल है, ठीक है। और एम पी भी, सॉरी ओ भी एरोमेटिक है हमारे पास, ठीक है। ओ हमारे पास एरोमेटिक है, पहली चीज़ तो। एन भी हमारे पास एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है? एक चीज़ समझना, क्योंकि रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहली चीज़ तो, ठीक है। और बेसिकली ये पूरा का पूरा प्लेनर भी है, तो रेजोनेंस भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। इसकी हाइब्रिडेशन एक बार चेक करनी पड़ेगी हम लोगों को कि ये sp2 है कि नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। तो एन भी सही है। बात करते हैं इस वाले की, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। क्यों प्रॉब्लम करेगा, मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये वाला sp2 है और ये वाला जो है वो हमारे पास sp3 है, ठीक है। ये प्लेनर में भेजने के चाह रहा था, ठीक है। ये भी सब sp2 है ऊपर वाले, और ये sp3 चला गया। तो ये नॉन प्लेनर हो गया। जब नॉन प्लेनर हो जाता है तो रेजोनेंस नहीं होता है। तो ये क्या है, नॉन प्लेनर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा। जब रेजोनेंस ब्रेक हो गया तो एरोमेटिसिटी तो रही नहीं, ठीक है। और वैसे भी उसके पास क्या नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और बेसिकली मैं एंटी एरोमेटिक नहीं बोल रहा इसको, नॉन एरोमेटिक बोल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, नॉन एरोमेटिक है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो नो रेजोनेंस, ठीक है। नॉन प्लेनर है तो नो रेजोनेंस, और नॉन एरोमेटिक चला जाएगा वो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा MnO ओनली, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे,
एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अराइल ब्रोमाइड्स क्या होते हैं? अराइल ब्रोमाइड्स वो ब्रोमाइड्स हैं जो कि एरोमेटिक रिंग्स के, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वो ब्रोमाइड जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, ये तो अराइल ब्रोमाइड है, ठीक है, बट क्या है, ये अराइल ब्रोमाइड होगा क्या? मान लीजिए एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर बी आर लगा हुआ है, डायरेक्टली अटैच्ड है ये तो, ठीक है, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड हो जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। जबकि ये क्या है, हमारे पास अराइल ब्रोमाइड है, अराइल ब्रोमाइड, ठीक है। और फिर हमें डायरेक्टली क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए अराइल ब्रोमाइड के लिए बेंजीनिंग से, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले, ये तो बेंजीनिंग तो है नहीं, ठीक है, तो ये तो कट गया। ये हमारे पास सही है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पर कार्बन के ऊपर लगा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीनिंग से, तो बिल्कुल ये भी सही है, तो हमारे पास हो जाएगा एन और पी ओनली, ठीक है। सिर्फ यही क्या है हमारे पास, अराइल ब्रोमाइड्स है, ठीक है। बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन की। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बेंजामाइड इज ट्रीटेड विद द Br2 एंड NaOH फॉर्म्स अ प्रोडक्ट एक्स, एक्स कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, बेंजामाइड को जब Br2 एंड NaOH के साथ रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है, विद NaNO2 प्लस HCl, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक्चुअली, ठीक है, ये रिएक्शन काफ़ी बार पूछी जाती है। रिएक्शन का नाम क्या है ये सब आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, देखो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस अगर आपको कहीं दे दिया जाता है और ये चीज़ आपको लिख दी जाती है, तो ये काफ़ी स्पेशल रिएक्शन है, ठीक है। और फिर वहाँ से वाई फॉर्म होता है और वाई इमिडिएटली ट्रीटेड विद द इथेनॉल, तो वो जेड फॉर्म होता है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि जेड क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि बेंजामाइड क्या है। बेंजामाइड बेसिकली इसको हम लोग बेंजामाइड बोलते हैं, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ NH2O, ठीक है, ये हमारा बेंजामाइड है। बेंजामाइड जब रिएक्शन करता है Br2NaOH के साथ, ठीक है, Br2 and NaOH, Br2NaOH कौन सा रिएजेंट कहलाता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हॉफमैन, ठीक है, ब्रोमामाइड, ठीक है, डिग्रेडेशन। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो जो NaOH होता है उसका 4 मोल लिया जाता है, और बात करते हैं कि जो इसका प्रोडक्ट होता है वो हमारा फॉर्म होता है अमीन, ठीक है, प्राइमरी अमीन हमारा फॉर्म होता है यहाँ पे, और यहाँ पे NaBr फॉर्म होगा, ठीक है, एज अ सोल्ट, वो यहाँ पे एज अ सोल्ट Na2CO3 भी फॉर्म होता है, ठीक है। CO3 कहाँ से आता है, इस जगह से CO3 आता है, ठीक है, एक चीज़ याद रखना। और NaBr तो इससे फॉर्म होगा ही होगा, और यहाँ पे वाटर भी निकलता है। तो हमें इस प्रोडक्ट से मतलब है यहाँ पे, जो कि मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वाले प्रोडक्ट से, ठीक है। तो इस वाली रिएक्शन में ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूल हम लोगों ने NaOH का यूज़ किया था, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें पता चल गया कि एक्स क्या है, हमारे पास अमीन है, ठीक है, एक्स हमारे पास ये है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड थिंग की, जो कि इसके अंदर हम लोग को डाइयोडाइजेशन करवाया है सेकंड में, ठीक है। डाइयोडाइजेशन क्या होता है, जब हम लोगों ने एक्स की रिएक्शन कराई Na टू, ठीक है, NaNO2, ठीक है, नाइट्रेट के साथ, और बाद में हम लोगों ने HCl इसमें डाल दिया और 5 से कम हम लोगों ने टेम्परेचर रखा है, और ये पीएच सेंसिटिव रिएक्शन होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और इसको डाइयाजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें NH2 और यहाँ पे हम लोगों ने NaNO2 प्लस HCl, और यहाँ पे टेम्परेचर रखा है हम लोगों ने 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब इस रिएक्शन को कराया जाता है तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है N ट्रिपल बॉन्ड N माइनस Cl, सॉरी Cl माइनस, और यहाँ पे प्लस आता है, ठीक। तो ये जो रिएक्शन है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
क्योंकि इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस कहीं न कहीं यूज़ होती है। किस तरीके से होती है मल्टीपल एप्लीकेशंस, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए मैं इसी कंपाउंड के अंदर CuCN डाल देता हूँ, ठीक है? तो ये जो CN है, ये डायरेक्टली इस चीज़ को रिप्लेस कर देता है और आपको ये बना के दे देता है, ठीक है? बात करते हैं अगर मैं इसमें HPO2 डाल दूँ, H2PO2 डाल दूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट बेंजीन देखने को मिल जाता है, या फिर मैं इसके अंदर इथेनॉल डाल दूँ, ठीक है? तो तब भी हमें डायरेक्ट बेंजीन देखने को मिल जाता है। और मैं बात करूँ H3PO2 है, ठीक है? ये H3PO2 है। H3PO3, H3PO4 ये काम नहीं करते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। H3PO2 ही ये चीज़ काम कर पाती है, ठीक है? बात करते हैं अगर हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया OH डाल दिया या वाटर डाल दिया इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? वाटर लग जाएगा। तो ये हम लोग डायरेक्टली अगर इस पे कुछ चीज़ का अटैक करवा देते हैं, तो ये इस पे डायरेक्टली अटैक कर जाता है। वो जो भी उसका न्यूक्लियोफाइल होता है, वो डायरेक्ट इस पे अटैक कर देता है, इस केस के अंदर। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है? और ये दोनों इंपॉर्टेंट केस हैं, काफ़ी ज़्यादा, जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है? तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि पूछा जा रहा है कि वाई जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, ठीक है, इमीडिएटली मतलब हाथों हाथ हम लोगों ने क्योंकि ये काफ़ी क्या अनस्टेबल है, ठीक है, हाथों हाथ हम लोगों ने इस पे क्या किया, इथेनॉल का अटैक करवाया, तो हमें जेड मिल जाएगा। तो इथेनॉल का जब हम लोगों ने अटैक करवाया इसके ऊपर, तो हमें क्या मिल गया, बेंजीन मिल गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डायोजिटाइजेशन रिएक्शन से हम लोग को वाई मिलता है, फिर उसके ऊपर हम लोग इथेनॉल का रिडक्शन करवा देते हैं, तो वहाँ से हम लोगों को वहाँ पे जाके हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करके। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं यार कि डायोजिटाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये हमारे पास डायोटाइजेशन सॉल्ट है, ठीक है। जब इसकी CuCN के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो CN है बेसिकली, वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। ये काफ़ी अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट Br आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास डायरेक्ट Ki आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, आई आ जाएगा यहाँ पे। और ये रिएक्शन हम लोग अभी देख चुके हैं, ठीक है। रिडक्शन होता है इसके अंदर, यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है वो डायरेक्टली आके यहाँ पे लग जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। H3PO2 ही ये काम कर पाता है, ठीक है। H3PO3 H3PO4 ये काम नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ याद रखना। ये भी काफ़ी अच्छी रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हम लोगों के पास फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है किसके अंदर, अजोडाई के अंदर, ठीक है। अजोडाई बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि अजोडाई का कलर क्या होगा, किस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है, वो सब। तो डाइयोडाइजेशन सॉल्ट के अंदर जब हम लोग फिनोल या एनिलीन मिलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाए, अजोडाई का फॉर्मेशन होने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है, अजोडाई मिलती है। तो होता ये है कि जो ये हमारे पास अनस्टेबल है बेसिकली, हमारे पास डाइयोडाइजेशन सॉल्ट, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट है, जबकि जो फिनॉल है और जो अनिलीन है हमारे पास, जो लाइट ब्लू से मैंने दर्शाया है यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रिंग्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी इनकी पैरा पोजिशंस पे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी के चलते होता ये है कि ये वाला कंपाउंड यहाँ पे अटैक करता है इन दोनों के, ठीक है, पैरा पोजिशंस में। और जो स्ट्रक्चर्स हम लोगों को देखने को मिलता है दोनों के अंदर, जब फिनोल का अटैक होगा, फिनोल पे अटैक होगा, तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। सिमिलरली एनिलीन के अंदर भी यही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, NH2 के पैरा पोजीशन पे अटैक होगा, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि इनका कलर पूछा जाता है, ठीक है। इनका कलर की बात करते हैं, तो फिर हम लोगों को पता चलेगा कि जो हमारे पास ये वाला जो डाई बनता है यहाँ पे, इस अजोडाई का जो कलर होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑरेंज होता है। जबकि जो एनिलीन से जो डाई बनता है उसका कलर हमारे पास येलो होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है।
तो एक तो ये ऑरेंज हो जाएगा और ये वाला येलो हो जाएगा, ठीक है। इसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे ओ आता है तो यहाँ पे भी ओ से याद कर लीजिए, और जो अदर एल्स होता है उसका वाई से याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ओ एच है तो यहाँ पे ओ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली अजोडाई बनती है, क्योंकि इनका कलर होता है, ठीक है, इसलिए इसको अजोडाई के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं जो हमारे पास सेवेंथ क्वेश्चन था। आई थिंक वो नाइन्थ क्वेश्चन है, अब हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा एम एन ओ का रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। एम एन ओ का रेस्पेक्टिवली मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब NaOH जब इसके ऊपर अटैक करेगा, चलो NaOH क्यों अटैक करेगा, पहली चीज़ तो उस पर रिएक्शन किस तरीके से होगी ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले NaOH क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, और फिर NeMeI जो है यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। बट इस रिएक्शन को बोलते क्या है, इस रिएक्शन का काफ़ी स्पेशल नेम है, दैट इज़ द विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। विलियमसन विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो रिएक्शन है वो सबसे पहले इस एसिडिक हाइड्रोजन H को निकालती है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ M की, M किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। OH रहेगा, NaOH जैसे ही डालेंगे तो सबसे पहले एसिडिक H चला जाएगा, ठीक है, O माइनस, और यहाँ पे Na प्लस चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा। अगली स्टेप में क्या होगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, सेकंड में, जब हमारे पास MEI होता है, MEI मतलब इसको इक्वलेंट है किसके, ये CH3I के, ठीक है। इसी तरीके से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। जब CH3I इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा NaI, ठीक है। और यहाँ पे CH3 इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, बीच में इंटरमीडिएट एज CH3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। बात करते हैं जब हमारे पास M फॉर्म हो गया, इसको M बोला गया है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। माइनर प्रोडक्ट हमारे पास NaI है, ठीक है, और भी माइनर प्रोडक्ट बनते हैं बीच में, ठीक है। तो हमें मेजर प्रोडक्ट की पूछी जा रही थी, तो M हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस की बात करते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन तो कट गया, देखो बी वाला जो ऑप्शन था वो हमारे पास हट चुका है, ठीक है। ये ऑप्शन तो गलत है। इन तीन ऑप्शंस में से हमारे पास सही हो सकता है ACD, ठीक है। बात करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से कुछ कराया है, ये हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, और फिर एनहाइड्रस CCl4 CCl3 डाला है, ठीक है। सबसे पहले होगा ये, जो हमारे पास क्लोरीन होता है, क्लोरीन को AlCl3 ले लेगा, ठीक है, तो AlCl4 माइनस बनाएगा, और यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन जनरेट करके देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जो हमारे पास ये जो कंपाउंड है जब रिएक्शन करता है CH3 C डबल बॉन्ड और Cl के साथ एनहाइड्रस के प्रेजेंस में, तो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बोला था कि ये इसका Cl लेगा, ठीक है। Cl जैसे कि लेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे CCl4 माइनस, इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ठीक है, ये रीअरेंज कर सकता है अगर रीअरेंजमेंट की चांसेस होती है तो, ठीक है। फिर क्या होगा, ये एक तो क्या है, हमारे पास एक्टिव ग्रुप है, ठीक है, एक्टिव रिंग है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजिशंस होती हैं, ये इस पे क्या जाके अटैक करेगा, ठीक है। इस पे जाके जैसे ही अटैक करता है ये, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट हम लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है, और एक प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि जो हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि स्टेरिक इंटेंस वहाँ पे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरा वाला जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो वाला, ठीक है। बात करते हैं पैरा वाला यहाँ पे है, पैरा वाला यहाँ पे है, ठीक है।
तो ये डी वाला ऑप्शन भी हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास पैरा वाला चाहिए था हम लोगों को, कि दोनों पैरा वाले ज़्यादा हाँ बेसिकली मेजर में बनते हैं, ठीक है। बात करते हैं हमारे पास ओ वाला क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। ठीक है, ओ वाले के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आखिरी में फॉर्म हुआ था वो क्या है हमारे पास, ओ सी एच थ्री और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच थ्री, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन NaOCl के साथ कराई जाती है तो चलिए बात करते हैं हम लोग, जो हमारे पास एन निकल के आया था वो ये था, उसका हमें NaOCl के साथ रिएक्शन करवानी थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हमारे पास बेसिक मीडियम होता है, ठीक है, अगर यही चीज़ हम बेसिक मीडियम के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो होता ये है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि NaOH और यहाँ पे Cl2 की तरह ये बिहेव करता है, ठीक है, और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन तब मिलती है हमें देखने को जब सी डबल बॉन्ड या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साइड में कोई भी हमारे पास अल्काइल या हाइड्रोजन फ्री होता है अल्फाइल्स, ठीक है, तब हमें देखने को मिलती है। और उसकी जगह हमारे पास जो भी OH होता है वो जाके लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली जो प्रोडक्ट फाइनल हमें प्रोडक्ट मिलेगा देखने को वो सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है। मतलब ये वाला जो पार्ट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, फाइनली। तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पे कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा बेसिक मीडियम के केस में। बात करते हैं एसिडिक मीडियम के केस में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। अच्छा देखिए, अगर बेसिक मीडियम डाला हुआ है तो यहाँ H नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस Na पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो H होता है एसिडिक वो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे जो बेस का जो NaOH का जो रहेगा वो Na यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आप याद रखिए क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, जैसे यहाँ पे भी इसने दिया हुआ है ये चीज़, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि अगर एसिडिक मीडियम होता तो क्या होता, NaOH NaOCl के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे जो NaO माइनस था H प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगा तो NaOH का फॉर्मेशन कर देगा पहले। वो जो यहाँ पे Cl पॉजिटिव बचेगा, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन मतलब जो क्लोरीन कार्बन एनायन बन जाएगा, सॉरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। क्लोरीन का जो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं तो कैटाइन बनेगा, ठीक है। क्लोरीन का जो कैटाइन बनेगा वो क्या करेगा इसके ऊपर अटैक कर देगा। इसके ऊपर जैसे ही अटैक करेगा तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पे दो पोजीशंस है हमारे पास, ठीक है, अटैक करने के लिए, ठीक है। बात करते हैं इस वाली पोजीशन से और यहाँ पे इस वाले पोजीशन से, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो पोजीशन देख पा रहे हैं, एक तो ये पोजीशन है एक ये पोजीशन है, ठीक है, अटैक करने के लिए। तो बात करते हैं पहली पोजीशन की, यहाँ पे प्लस M लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नहीं क्योंकि मेटा पे कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है इसका, ठीक है। बात करते हैं इस वाले की, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, और ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो Cl पॉजिटिव है वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी कि जहाँ कम होगी, जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ जाके अटैक करेगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा OCH3, ठीक है, और यहाँ पे देखने को मिलता है सी डबल बॉन्ड CH3 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे आके क्लोरीन जुड़ जाएगा फाइनली, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आंसर हैं। अब यहाँ पे मीडियम तो हमें गिवन नहीं है तो हम लोगों को बेसिक मीडियम कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को नॉर्मल मीडियम कंसिडर करके चलना पड़ेगा जो कि एसिडिक है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगर आप वहाँ पे बेसिक मीडियम कंसिडर करते तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही है, ठीक है।
बस आपको यहाँ पे मीडियम मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे मीडियम आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो मोर एक्यूरेट जो आंसर है हमारे पास वो सी ऑप्शन है। क्यों है सी ऑप्शन? देखिए, अगर आप एसिडिक मीडियम देते हैं तो सी ऑप्शन सही है। बाय डिफ़ॉल्ट ए ऑप्शन भी सही है, ठीक है? क्योंकि NaOCl एक्चुअल में क्या है बेसिकली एसिडिक नहीं, बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट है तो बेसिकली कहीं न कहीं अगर एक्वस मीडियम होगा तो यहाँ पे Na प्लस और O माइनस रहेगा उसके अंदर, ठीक है? मतलब NaOH रहेगा उसके अंदर थोड़ा बहुत, तो बेसिकली उसके कारण बेसिक कैरेक्टर आएगा। तो बेसिकली ए बी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। तो ए ऑप्शन अगर आप टिक करते तो आई थिंक ये करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि मेरे पास का एग्जैक्ट आंसर नहीं है क्या है एक्चुअल में, ठीक है? नाइन्थ का। बात करते हैं टेंथ क्वेश्चन की, ठीक है? आप लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा होगा ना, ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ बेसिकली, ठीक है? कौन सा प्रेफरेंस आपको दे सकते हो, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस आते हैं देखो ऐसे जो आपका दिमाग हिलाएंगे, पर आपको कंसेप्ट पता है तो आप उसको टैकल कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में, ठीक है? बात करते हैं टेंथ क्वेश्चन की। टेंथ क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें HBr दिया हुआ है, ठीक है? और इस तरीके से यह कंपाउंड गिवन है, ठीक है? बात करते हैं कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है? देखो HBr सिंपल है हमारे पास, ठीक है? तो बेसिकली ये क्या करेगा, अपने कार्बोकेटाइन में टूटेगा और एक कार्बो एनायन में टूटेगा, ठीक है? अटैक कहाँ पे होगा? पहली चीज़ तो कौन अटैक करेगा, पहली चीज़ तो ये भी बनती है, ठीक है? अटैक कहाँ पे होगा और किस जगह पे होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो बात करते हैं कि अटैक यहाँ होगा कि यहाँ होगा, ठीक है? तो फिर क्या होगा, जो हमारा Br है और H है, तो वो क्या करेगा सबसे पहले, ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है? यहाँ पे ये इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा H जाके अटैक करेगा, यहाँ पे जाके H लग गया तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? तो कार्बोकेटाइन हम लोग उस जगह बनाते हैं जहाँ पे वो स्टेबल होता है, जैसे कि वहाँ पे प्लस आई के द्वारा स्टेबल हो या रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो, ठीक है? हम लोग बात कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। फिर क्या होगा, जो Br माइनस है वो यहाँ पे अटैक करेगा। और कब अटैक कर सकता है, जब वो जो कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकता है, मतलब कि वो सबसे स्टेबल पोजीशन पे है। अगर वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो सबसे पहले हम रीअरेंजमेंट कराते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, ठीक है? मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है? तो हम लोग डायरेक्टली इस पे अटैक करवा देंगे। तो यहाँ पे फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से है ये। तो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और Br यहाँ पे लग जाएगा इस तरीके से। तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ, चलिए बात करते हैं सबसे इजी क्वेश्चन की, ठीक है? तो जो हमें गिवन है वो क्या क्या गिवन है, कि सबसे पहली चीज़ तो हमें x+2 की कंसंट्रेशन गिवन है, कितनी है 1 मोलर, ठीक है? और y+2 की कंसंट्रेशन हमें पता है 10⁻³ मोलर, ठीक है? और हमें x+2 की इक्वेशंस की जो गिवन है डाटा वो भी पता है, ठीक है? यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रखा है और यहाँ पे x फॉर्म हो रहा है इसका, जिसका ई नोट हमें गिवन है 0.35 वोल्ट, ठीक है? 0.35 वोल्ट। और यहाँ पे y+2 का भी रिडक्शन हुआ है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और बात करते हैं इसका जो ई नोट है हमें वो 0.40 वोल्ट गिवन है, ठीक है? दोनों का एटॉमिक मासेस हमें गिवन है, ठीक है? बात करते हैं यहाँ पे कि कैथोड पे जाके रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक चीज समझना कि कैथोड पे क्या हो रहा है, हमारे पास रिडक्शन हो रखा है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो जिसका एसओ मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका एसआरपी ज़्यादा होता है, ठीक है, वो पहले जाके क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है? मतलब पहले जाके डिपॉजिट होता है। इसका एसआरपी ज़्यादा, वह पहले डिपॉजिट होगा, ठीक है? ठीक है, एट कैथोड, ठीक है? जिसका एसआरपी ज़्यादा होता है वो पहले कैथोड पे जाके रिडक्शन अपना करता है। तो ठीक है, मतलब एक्स और वाई हमें फॉर्मेशन करवाने हैं, ठीक है? मतलब एसआरपी जिसका ज़्यादा होगा वो पहले जाके डिपॉजिट होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वाई का एसआरपी ज़्यादा है, तो वो पहले रिडक्शन के थ्रू डिपॉजिट हो जाना चाहिए था। बट प्रॉब्लम ये आई कि ये सब ट्रू होता है
1 मोलर के लिए, क्योंकि यहाँ 1 मोलर है, यहाँ पे तो 10⁻³ मोलर है, कंसंट्रेशन तो इक्वल है नहीं, राइट? तो बात करते हैं कंसंट्रेशन इक्वल हो पहले की जानी चाहिए, वो कैसे की जाती है? नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इनका ई सेल निकालेंगे नर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? ई सेल क्या होता है? ई नोट सेल, ठीक है, माइनस आर टी बाई एन एफ, ठीक है, एल एन क्यू, ठीक है। ये होता है नर्स्ट इक्वेशन। तो बात करते हैं, तो इसके अंदर जैसे हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, तो सबसे पहले एक्स के लिए मैं बात करता हूँ 4x, ठीक है, और फिर बात करते हैं 4y। तो जब हम लोग एक्स के लिए बात करेंगे इसके लिए, तो ई नोट ई सेल जो हो जाएगा, ई सेल एक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सबसे पहले 0.35 माइनस इसकी वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करते हैं, एल एन को भी जब सॉल्व किया जाएगा तो 0.23 जो भी निकल के आता है उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 0.05, ठीक है, 91 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है यहाँ पे? 2 हो जाएगा। एन की वैल्यू दोनों रिएक्शन में सेम है, 2 हो जाएगी, ठीक है, इंटू एल एन क्यू। एल एन क्यू में क्या हो जाएगा? जो हमें पता है कि ये एक्टिव मास नहीं है, एक्टिव मास सिर्फ x+2 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में तो सब 1 आ जाएगा कंसंट्रेशन, और x+2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर है, तो ये एग्जैक्टली 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ पूरी कितनी हो जाएगी? लॉग वाली चीज़ लॉग बेस 10 पे कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो क्योंकि 1/1 कितना होता है? 1 ही होता है। तो log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल निकल के आएगा 0.5 वोल्ट ही निकल के आएगा। बात करते हैं ई सेल वाई की, ठीक है। तो ये 0.40 है, ठीक है, माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये सेम रहेगा एल एन 1/10⁻³ और यहाँ पे log बेस 10 आएगा, ठीक है, -3। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो 0.40 माइनस का, ठीक है, तो ये 3 जब बाहर निकल के आएगा तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का ही रहेगा, आई थिंक, हाँ माइनस का ही रहेगा, a/2 टाइम्स ऑफ 0.09 का, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.31135, ठीक है, वोल्ट। इतनी वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करने के बाद। तो आप लोगों को पता चला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसका पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? एक्स का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पे, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इनिशियल स्टेज के, कि इनिशियल स्टेज पे इनिशियली कौन डिपॉजिट होगा? इनिशियल स्टेज पे जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है वो डिपॉजिट होगा। तो यानी कि सिर्फ इनिशियल स्टेज पे ओनली एक्स प्रेजेंट होगा, वाई प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इनिशियल स्टेज पे सिर्फ कौन प्रेजेंट होगा? एक्स प्रेजेंट होगा, वाई प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें पूछा जा रहा है कि ए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ए और बी हमें गिवन है, ठीक है, टू बी गैसेस फॉर्म में है, ठीक है, 2C और 3D का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो प्लॉट बताना है कि हमें केपी और केसी आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमें पता है कि प्रेशर एंड कंसंट्रेशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है, और टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बिल्कुल। तो इसका टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, पूरी ओवरऑल रिएक्शन पे केपी बाई केसी से, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो केपी बाई केसी का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? केपी बाई केसी का जो रेशियो होता है वो आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है। अगर आपको नहीं याद रहता है तो मैं आपको निकाल के भी बता सकता हूँ, ठीक है। केसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी की कंसंट्रेशन अपॉन 2, ठीक है, और यहाँ पे डी की कंसंट्रेशन डिवाइड, ऊपर 3 आ जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा बी की पावर 2, और यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर 1, ठीक है। केपी की बात करते हैं, ठीक है, हमें क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ सी की पावर 2, यहाँ पे प्रेशर ऑफ डी की पावर 3 अपॉन प्रेशर ऑफ पी की पावर 2 और प्रेशर ऑफ ए की पावर 1, ठीक है। जब इसमें हम लोग प्रेशर की वैल्यू पुट करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है? प्रेशर कितना हो जाएगा? जब इसको वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या था? सी होता है, सी आर टी हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है,
मैं सी का डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सी स्क्वायर फिर डी क्यूब अपॉन बी, सॉरी, बी स्क्वायर, वो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर 1। ठीक है, सी तो हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, बात करते हैं आर टी। आर टी जो है कंसंट्रेशन, वो क्या हो जाएगा, मैं इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लेता हूँ। आर टी 2+3, ऊपर से आएगा एक तो कॉमन, और नीचे वाले से माइनस हो जाएगा, -2 -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो डेल्टा एन जी कहला जाता है। ठीक है, ये चीज कहलाती है डेल्टा एन जी, मतलब जो भी गैसियस मोल का डिफरेंस होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट गैस, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट ऑफ गैस। ठीक है, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो डेल्टा एन जी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये केपी था और ये वाली चीज केसी के इक्वल थी यहाँ पे, तो केपी बाई केसी का रेशियो आर टी की पावर डेल्टा एन जी हो जाता है। ठीक है, इस चीज का मैंने यहाँ पे उपयोग किया, तो केपी बाई केसी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3+2 माइनस का 2+1। ठीक है, तो यहाँ पे आर टी की पावर 5 - 3 यानी कि आर टी स्क्वायर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा केपी बाई केसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी का स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट लाइक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ग्राफ बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की तरह ये ग्राफ है एक तरीके का। ठीक है, बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। ये हमारे पास रियल गेस से क्वेश्चन आया है। ठीक है, वांडरवाल इक्वेशन गिवन है हमें, पी प्लस ए इन ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं, काफी ज्यादा। ठीक है, ए बाई बी का हमें डायमेंशन पूछा जा रहा है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, हमें एक चीज पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज ए और बी अगर ऐड हो रही है, ठीक है, वो तभी ऐड हो सकती है जब दोनों की डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, मतलब हैविंग सेम डायमेंशन। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये जब चीजें ऐड हो रही है, तो ए अपॉन वी स्क्वायर तब ऐड होगा जब प्रेशर के यूनिट के इक्वल होगा। ठीक है, प्रेशर की यूनिट के इक्वल होना चाहिए। वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम है। ठीक है, बात करते हैं ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी वी स्क्वायर। ठीक है, ए की डायमेंशन जो होगी वो पी वी स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगी। बात करते हैं बी की क्या हो जाएगी। ठीक है, तो बी तब वी से माइनस हो पाएगा जब ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के डायमेंशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछा जा रहा है, ए बाई बी की डायमेंशन पूछी जा रही है। तो ए की डायमेंशन कितनी है, पी वी स्क्वायर है, और बी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पीवी के बराबर आ जाएगा। पीवी क्या होती है, एक तरह की एनर्जी है, हम लोगों ने निकाला ना, पीवी इक्वल पीवी पीडीवी का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वो सब क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है पीवी एक तरीके की। ठीक है, तो पीवी अगर एनर्जी है, तो एनर्जी का में क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एम एल टी -2 इंटू एल, फोर्स की इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एनर्जी को हम तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो तरह की एक एनर्जी है। तो फोर्स की डायमेंशन पता थी, एल हमें पता है, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। 2 ग्राम हमें नेप्थोलिक एसिड दे रखा है। ठीक है, उसका मास हमें गिवन है। ठीक है, मोलिकुलर वेट गिवन है बेसिकली। डिसॉल्व इन 20 ml ऑफ द बेंजीन सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है 2 के है, मतलब 2 के से डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, फॉर बेंजीन द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, हमें के एफ की वैल्यू पता है, और डेंसिटी हमें गिवन है 0.88 ग्राम पर एम एल। ठीक है, मैग्नीट्यूड द वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। तो हम लोग को क्या गिवन है कि ये बेंजीन है, बेंजीन सॉल्यूशन है 20 ml का। ठीक है, तो 20 ml हम लोगों ने बेंजीन सॉल्यूशन ले रखा है। ठीक है, जिसका आई थिंक इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है क्या, आई थिंक नहीं पता इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है।
ठीक है। बात करते हैं कि कितने से डिक्रीज हो रहा है, तो हमें डेल्टा फ्रीजिंग पॉइंट हमें डिक्रीजिंग दे रखा है। तो डेल्टा टी एफ हमें पता है कितना है, 2 के गिवन है। ठीक है, बेसिकली हमें फ्रीजिंग पॉइंट से मतलब नहीं है, हमें डेल्टा टी एफ से मतलब है। ठीक है, हमें के एफ दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है किसकी, बेंजीन सॉल्यूशन की। हमें जो चीज़ डाली जाती है कभी उसकी डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही उसकी केफ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका केफ नहीं होता है। केफ किसका डिफाइंड होता है, जो सॉल्यूशन होता है उसका डिफाइंड होता है। ठीक है, जो कि हमें बेंजीन का गिवन है। अगर मैं आपको यहाँ पे डेंसिटी किसी इसकी भी दे देता, नैप्थलिक एसिड की, तो आपको बेंजीन की डेंसिटी लेनी पड़ती। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन की हमें चीजें पता होनी चाहिए। के एफ हो गया, के बी हो गया, ठीक है, ये सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, नैप्थोलिक एसिड का हमें 2 ग्राम जब ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर को जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको 2 से डिक्रीज कर देता है। ठीक है, 2 केल्विन से। और इसका मोलिकुलर वेट हमें पता है 172 ग्राम होता है। तो चलिए इक्वेशन का यूज करते हैं हम लोग। तो जो डेल्टा टी एफ होता है वो क्या होता है, आई, ठीक है, के एफ, एम होता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, मोलिलिटी होती है। के एफ हमें पता है, आई हमें निकालना है, और डेल्टा टी एफ हमें पता है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू आई टाइम्स ऑफ के एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 गिवन है, 5 इंटू मोलिलिटी हमें निकालनी है पहले, तो हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 2/5 एम लिख सकता हूँ। चलिए फटाफट से एम की वैल्यू निकालते हैं, मोलिलिटी की। मोलिलिटी की वैल्यू हम लोग निकालने के लिए डेंसिटी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, और हमें उसका एम भी पता है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि मोलिलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी, जो सॉल्वेंट रहेगा वो केजी में रहेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि बात करते हैं सॉल्यूट हमारे पास क्या है। सॉल्यूट हमें 2 ग्राम गिवन है और उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है कितना है, 172 है, तो मोल्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो 2/172, इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमें केजी में चाहिए, तो हमें तो यहाँ पे यार वॉल्यूम पता है, केजी में सॉल्यूट कैसे आएगा। ठीक है, तो हमें डेंसिटी भी तो पता है। ठीक है, रो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, मास निकालना है। ठीक है, और डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितनी है, 88/100 लिख देता हूँ मैं इसको। मास हमें निकालना है केजी में, और ये हमें ग्राम में पता है। ठीक है, ग्राम पर एमएल में, तो ये भी हमें एमएल में पता था। तो यहाँ से मिल जाएगा, मास मिल जाएगा हमें। ठीक है, 88/5 ग्राम। ठीक है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 होगा, तो 88/5000 केजी। ठीक है, इतना केजी हमारे पास मास हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें हमें पता चल गई है, तो यहाँ लिख देता हूँ 88/5000 केजी। ठीक है, ये हमारे पास मोल्स है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं मोल्स। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फटाफट से। तो यहाँ से जो एम की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 0.6606। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एम की वैल्यू पुट कर देनी है सिंपल। ठीक है, इस जगह पे तो यहाँ पे लिख के आएगा 0.4/0.6606। इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 0.605। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, ये इतना ही निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, 15th क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ हमें दे रखा है मैग्नेट ऑफ द डाइपोल मोमेंट, हमें करेक्ट ऑर्डर फाइंड करना है। तो जो हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई HCl है हमारे पास। ठीक है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव होगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसका है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो डाइपोल हमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो डाइपोल को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इक्वल्स टू होता है Q.D। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, बात करते हैं सेकंड थिंग की। अगर कोई म्यू नेट हमें निकालना होता है, ठीक है, दो डाइपोल्स का, तो जिसका फॉर्मूला निकल के आता है वेक्टर एडिशन से, तो वो निकल के आता है म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा। ठीक है, अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, चारों ऑप्शंस क्या हैं, सिर्फ आगे पीछे किए गए हैं। ठीक है, ऑर्डर चेंज किया गया है। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की। सेकंड में चार ऑप्शन ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, बस उनके म्यू फाइंड कर लेंगे, फिर इसमें चेक कर लेंगे कौन सा ऑर्डर सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते जाएंगे। म्यू वन, ठीक है, अच्छा दोनों सेम है, दोनों का म्यू सेम होगा, तो म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू वन स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, प्लस टू म्यू वन इंटू म्यू वन इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, दोनों का देखो एंगल कितना है, डायरेक्शंस दोनों के अपोजिट हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा 180 डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अच्छा देखिए एंगल कैसे निकाल रहे हैं देखो, ठीक है, इसको ऐसे तोड़ दिया मैंने, ठीक है, छः, ये छः हिस्से हुए हैं, तो 360 के जब छः हिस्से करोगे तो आप, ठीक है, आई थिंक यही है ना, नहीं आई थिंक ये नहीं है, हम्म, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो ये छः हिस्से हुए हैं, ठीक है, 360/6 यानी एक डिग्री, एक हिस्सा 60 डिग्री का है, ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री बना हुआ है, यहाँ पर भी 60 डिग्री एंगल है इसके बीच में, और यहाँ पे इसके बीच में 120 डिग्री एंगल है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे होप, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल निकल के आएगा वो कितना है, 180 है, तो 180 की वैल्यू होती है -2, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 0। सिमिलरली आप यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू वन स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू इंटू इनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, 60 को 60 कितना होता है, 1/2, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 3√3 म्यू वन, ठीक है। बात करते हैं इसका इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा म्यू टू मान लेते हैं, तो म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन, फिर टू म्यू टू इंटू 1/2, राइट, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ये जाएगी √3 म्यू टू, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर, सॉरी म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू टू, ठीक है, और इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2, ठीक है, तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू वन, ठीक है, सॉरी म्यू टू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये चीज़ हमें आ रही है, ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए कि म्यू वन ज़्यादा होता है म्यू टू से, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, इसकी वैल्यू कितनी है, अ, इसकी वैल्यू है √3 म्यू वन, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, √3 म्यू टू है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है म्यू टू, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हम लोगों को पता है कि ये जो ऑर्डर है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, तो होप यू आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। इस लेक्चर के एंड में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोग मैथ्स और फिजिक्स कहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं आपको इस लेक्चर में वो बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपने एंड तक इस वीडियो को देखा होगा तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सरप्राइज है मेरी तरफ से, ठीक है। ठीक है, और उसी के एलम का ये एलम आपको समझ में आएगा जब आप कॉलेज में जाएंगे, एलम क्या होता है, ठीक है, जो एनम्स है उसी का ये चैनल है एक्चुअल में, ठीक है, और वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया 2022 का 2000, ठीक है, सिर्फ ये चैनल है, उसके अंदर सिर्फ आपको फिजिक्स और आपको मैथ्स का ही देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ केमिस्ट्री का भी तैयार करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप केमिस्ट्री चैनल से पढ़ लीजिए, ठीक है, और जो मैथ्स और आपका फिजिक्स रहेगा वो आप इस चैनल को विजिट करिए, ठीक है, चैनल का मैंने आपको भी बता दिया है, ठीक है, तो आप इस चैनल को विजिट करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ केमिस्ट्री मेरे चैनल से पढ़ लीजिए, और बाकी जो चैनल रहेगा ये वाला क्यूबिट एजुकेशन सर्विस बाय द ISC एलम्स, ठीक है, आप यहाँ से फिजिक्स और मैथ्स को प्रीफर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, ठीक है, या अच्छे से समझ में नहीं आता तो आप मेरे को DM कर सकते हैं, ठीक है, मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है,
सिर्फ आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? और मुझे क्वेश्चन भेजिएगा, मैसेज के साथ क्वेश्चन भेजिएगा, ठीक है? और उसमें क्या पर्टिकुलर डाउट है, आप वो लिख के भेज दीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि 2000 हमारे पास बेसिकली 2021-20 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन रहेगा। धन्यवाद। सी यू लेटर।